आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है रेंडो क्लासेस। इस चैनल पे आपको सभी तरह के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जेटेट के सोशल साइंस के सिलेबस में हिस्ट्री के थर्ड टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, मतलब हिस्ट्री पोर्शन का थर्ड टॉपिक को देखेंगे। थर्ड टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे? अर्ली स्टेट्स, फर्स्ट एम्पायर, एम्परर अशोका एंड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जैसा सिलेबस में हिंदी में लिखा गया है प्रारंभिक राज्य, प्रथम साम्राज्य, सम्राट अशोका एंड मौर्य प्रशासन। हमारा इंडेक्स के अंदर सबसे पहला सब टॉपिक है वो है प्रारंभिक राज्य, द फर्स्ट स्टेट। दूसरा सब टॉपिक द राइज ऑफ मगध, सुपर पावर ऑफ द एज। थर्ड सब टॉपिक द फर्स्ट एम्पायर, द मौर्यस, 324-187 BC। फोर्थ सब टॉपिक एम्परर अशोका द ग्रेट, 268 to 232 BC। Mauryan administration, Maurya प्रशासन। Six subtopic summary table for revision and seventh one 25 previous year question as practice MCQs. प्रारंभिक राज्य, the first states. What were janpads? Where the people set foot. Meaning, the term janpad literally translate to the land where a community or jan set foot and established itself. मतलब क्या होता है कि जनपद का सीधा सीधा मतलब ये कहाँ कि जहाँ पर लोगों ने आके बसना शुरू किया, मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पे कम्युनिटी के रूप में लोग आके बसे और जहाँ पे कम्युनिटी पहला कदम रखा उसी को हम लोग बोला जाता है जन। जन का मतलब कम्युनिटी का पहला कदम किसी एक जगह। बर्थ ऑफ ज्योग्राफी इन इंडियन हिस्ट्री, द इमर्जेंस ऑफ जनपद सिग्निफाइड द फर्स्ट टाइम पीपल फॉर्म्ड इंड्यूरिंग टाइज विद स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल स्पेस, डेवलपिंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कस्टम एंड बिलीफ। मतलब कि इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफिकल रिलेशन इंसानों के साथ यहाँ से शुरुआत हुआ, क्योंकि पहली बार कोई ज्योग्राफिकल एरिया को उन्होंने अपना परमानेंट घर माना, क्योंकि इससे पहले लोग जो थे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। इसी तरह से हम लोग का जनपद का शुरुआत हुआ। इससे हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना हमारे ज्योग्राफिकल एरिया से, ज्योग्राफिकल स्पेस से, जिससे हम लोगों ने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कस्टम्स और बिलीफ, ये सब चीज़ों को हमने डेवलप करना शुरू किया। अब की चेंज क्या था? पीपल बिगेन टू कॉल अ पार्टिकुलर एरिया देयर ओन, सेपरेट फ्रॉम नेबरिंग कम्युनिटीज। मतलब अब जब वहाँ जहाँ पे वो लोग बसने लगे वो जगह को वो लोग अपना बोलने लगे और साथ ही साथ वहाँ के जितने भी चीज़ है उसको अपनाने लगे, और वो चीज़ जो थे वो दूसरे लोग जो दूसरे जगह पे बसे थे वो उससे क्या थे, डिफरेंट थे, जिससे अब वो अपना कैरेक्टरिस्टिक वो लोग फॉर्म करने लगे। व्हाई डिड जनपद्स इमर्ज इन 6th century BC? आखिर कारण क्या था कि 6th century में जनपद का उदय हुआ? इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज उसके कारण ये हुआ था ना। फर्स्ट पॉइंट, widespread use of iron, 1000 BC onwards. Iron access cleared dense Gangetic forest and iron plowshares enabled deep plowing of the hard alluvial soil that dramatically increased agriculture production and created a surplus. तो जनपद का उदय होने का कारण क्या था? तो सबसे पहले आयरन का इस्तेमाल। 1000 BC के बाद हम लोग का चालकोलिथिक एज शुरू हो जाता है, जहाँ से हम लोग आयरन का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब आयरन के हम लोग कुल्हाड़ी बना चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या किए, गंगा के किनारे जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे हम लोग ने उसको काटना शुरू किया, और काटने के बाद वहां पर हम लोग के खेत बनाया, और हम लोग के चूंकि आयरन का हल था, लोहा वाला हल था, जिसकी वजह से हम लोग मिट्टी को और गहराई से जोत सकते थे, जिसकी वजह से हम लोग का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा बढ़ा, इतना बढ़ा कि हम लोग उतना खा नहीं पा रहे थे, मतलब सरप्लस एरिया में बढ़ने लगा। जनपद का शुरुआत होने का दूसरा कारण है सरप्लस प्रोडक्शन एंड ट्रेड। The agricultural surplus led to the growth of cities, trade and a class of wealthy merchants. मतलब कि सिंपल सा क्या हुआ, जब अनाज बहुत ज़्यादा उगने लगा जिसको लोग कंज्यूम करके ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, तब बाकी बचे अनाज का करना क्या था, तो उसको ट्रेड करना था, यानी कि बेच देना था दूसरे जगहों पे। तो इसी की वजह से हम लोग का शुरुआत किसका हुआ, ट्रेड का शुरुआत हुआ। अब आता है तीसरा कारण, वो है फॉर्मेशन ऑफ आर्मीज। Surplus wealth allowed rulers to maintain professional standing. Armies paid through taxes, replacing tribal levies. अब सिंपल सा क्या हुआ कि जब बहुत ज्यादा सरप्लस होने लगा तो उसका प्रोटेक्शन के लिए भी लोग चाहिए, तो जिसकी वजह से आर्मीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और रूलर क्या करने लगे, आर्मी को एस्टैब्लिश किया, और साथ ही साथ आर्मी को खाना वाना खिलाने के लिए, उनको पेमेंट देने के लिए लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। फिर आता है हमारा चौथा कारण, राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स। द सेटल्ड लाइफ लेड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर with clear distinction between the ruler, the ruled, large land owners and landless laborers। मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि जब एक शहर टाइप का डेवलप होने लगा तो उसमें अलग अलग लोग जो थे अलग अलग
अकॉर्डिंग टू देयर रिचेस उनको कैटेगराइज किया गया। मतलब जो रूल कर रहा है उसको राजा, जो रूल हो रहे हैं वो प्रजा, लार्ज लैंड ओनर जिसके पास बहुत सारा जमीन है उनको गहापतीस या फिर गृहपतीस बोला जाने लगा, या वैसे लोग जिसके पास जमीन नहीं है वो सिर्फ लेबर के रूप में काम करते हैं या फिर स्लेव के रूप में काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते थे दासा कर्मकारा। फिर आता है हमारा पांचवा कारण जिसकी वजह से जनपद का उदय हुआ, वो क्या था? इंटेलेक्चुअल फर्मेंट। The 6th century BC was also an age of intense philosophical speculation leading to the rise of Buddhism and Jainism। मतलब इसमें philosophical और wisdom की बात करें तो इस एज में बहुत सारा इंटेलेक्चुअल लोगों का जन्म हुआ था, जैसे कि यही एक ऐसा पीरियड था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी शुरुआत हुआ था। अब इस टाइम में कुछ की टर्म्स भी थे, जैसे कि जनपद। जनपद का होता मीनिंग क्या था? एन अर्ली स्टेट और किंगडम लिटरली वेयर द पीपल सेट फुट। ये कोई भी किंगडम का शुरुआती दौर था और इसका मतलब होता था कि वो जगह जहाँ पे किसी ने अपना फुट रखा हो या फिर पैर रखा हो, पहली बार। फिर आता है गृहपति या गृहपति, ये बोलते हैं द हेड ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ एन लार्ज एंड ऑर्डर। मतलब एक घर का जो मुखिया होता है वो, या फिर एक गांव का मुखिया, और या फिर एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है। फिर आता है ग्राम भोजका, ग्राम भोजका द विलेज हेडमैन, ये गांव के हेडमैन को बोला जाता था ग्राम भोजका। वो कलेक्टेड टैक्सेस फॉर द किंग, ये सिंपली क्या करते थे कि राजा के लिए टैक्स वसूल करते थे गांव वालों से, उसी को बोलते थे ग्राम भोजका। फिर आता है 10 कर्मकारा, कर्मकारा, ये आता है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर इंक्लूडिंग स्लेव्स, में गुलाम भी आते थे। मतलब अगर कोई राजा कहीं पे गया लड़ाई करने और वहां पे कॉन्कर किया और वहां के कुछ लोगों को बंदी बना के ले आया, तो वो लोगों को हम लोग दासा कर्मकारा कहते थे, और वो लोग वैसे लोग हो जाते थे जिसके पास कोई जमीन नहीं होता था और वो एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में यूज में लाए जाते थे। व्हाट वर महाजनपद्स? Some janpads became more powerful than others, expanding their territorial control and augmenting their power through constant conflict। मतलब महाजनपद थे क्या? तो कुछ ऐसे जनपद थे जो ज्यादा ताकतवर बन गए अदर जनपद के कंपैरिजन, और धीरे धीरे अपने एरियाज को वो बढ़ाने लगे और साथ ही साथ उस पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत सारे काम करने लगे। अब उसमें क्या हुआ, जिसकी वजह से वो जनपद जो टेरिटरी अपना बढ़ाना चाह रहे थे वो लोग को बार बार दूसरे जनपद के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है, दीज लार्ज पावरफुल स्टेट्स वर कॉल्ड महाजनपद। अब ऐसे जनपद जिन्होंने दूसरों से लड़ाई किया और एरियाज को बढ़ाया, इन्हीं को हम लोग महाजनपद या फिर ग्रेट जनपद भी कहने लगे। अब इसका टाइमलाइन क्या था? तो ज्यादातर जो महाजनपद थे वो 6 से लेकर 5th सेंचुरी बीसी के दौरान इनका उदय हुआ था। अब आता है टाइप्स ऑफ महाजनपद। तो मेजरली दो तरह के महाजनपद होते हैं। पहला होता है मोनार्कियल स्टेट्स या फिर किंगडम। ये ऐसा जनपद होता था या फिर ऐसा महाजनपद होता था जहाँ पे हेरिडिटिकल किंग रूल करते थे। मतलब कि किसी का दादा रूल किया, दादा के बाद उसका बेटा राज करेगा, बेटा के बाद पोता राज करेगा। एग्जाम्पल के रूप में मगध, कौशाला, काशी, अवंती, वत्स, गंधारा और कंबोज, ये ऐसे महाजनपद है जहाँ पे हेरिडिटरी किंग जो थे वो रूल करते थे। अब दूसरे तरह के जो महाजनपद थे वो थे नॉन मोनार्कियल या फिर रिपब्लिकन स्टेट, एक ऐसा राज्य जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, जिसको हम लोग गण, संघ या फिर ओलिगार्की भी कहते थे। यहाँ पे राज करने वाले जो होते थे वो क्षत्रियों का एक ग्रुप होता था जिसको चीफ भी कह सकते थे, और एक सिंगल किंग भी हो सकता था। यहाँ पे एक सिंगल किंग नहीं हो सकता था। यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्षत्रिय चीफ क्या करते थे, रूल करते थे, ना कि एक सिंगल राजा। ऑफन कॉल्ड गण संघ और बाय सम हिस्टोरियन ओलिगार्की, हिस्टोरियन ने इनको ओलिगार्की भी कहा है और साथ ही साथ इसको गणसंघ भी कहा है। द रूलर वाज इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ चीफ, मतलब जितने भी चीफ लोग होते थे वो लोग सब साथ में आते थे और जो लीडर्स होते थे उन लीडर्स को चुना जाता था। ऐसे किंगडम का जो एग्जांपल है जैसे कि वज्जी जिसका कैपिटल वैशाली था, फिर मल्ला एंड असमघा, वे ऐसे महाजनपद है जो नॉन मोनार्कियल और रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते थे। कंप्रिहेंसिव टेबल ऑफ 16 महाजनपद। अब ये 16 जो महाजनपद थे इनका विवरण हमें मिलता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसमें वो 16 महाजनपदों का लिस्ट दिया गया था। सबसे पहला था काशी जिसका कैपिटल था वाराणसी, और वाराणसी जो था वो फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए, घोड़ों के लिए, और इसमें कुछ रूलर्स थे जैसे कि ब्रह्मदत्त और अश्वसेन, इसके लिए काशी फेमस था। अब आता है दूसरा महाजनपद कौशाला, इसका कैपिटल था श्रावस्ती जो बाद में अयोध्या के नाम से भी जाना जाने लगा। इसका की फैक्ट क्या था, तो यहाँ पे बुद्धा जो था बोलता था अपने आप को कि वो कौशालन है, मतलब ये कौशाला महाजनपद से बिलोंग करता है। ये ट्रेड सेंटर था और यहाँ पे रूलर जो था प्रसेनजीता, ये फेमस था यहाँ के लिए। साथ ही साथ आता है अंग, अंग का कैपिटल था चंपा,
जो कि अभी मॉडर्न डे में मुंगेर या भागलपुर में पड़ता है। ये बाद में मगध का जो राजा था बिंबिसारा, उसने बाद में अंग को कैप्चर करके वो मगध साम्राज्य में मिला लिया था। फिर आता है मगध, जिसका कैपिटल था राजगिरा या ग्रीवराज। इसका जो फेमस चीज था वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, ये एक सुप्रीम पावर था। इसमें बहुत सारे मजबूत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज आए थे, जैसे कि हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और साथ ही साथ नंदा डायनेस्टी। फिर हमारा पांचवा महाजनपद आता है वज्जी। वज्जी का कैपिटल था वैशाली, और यहाँ पे गण संघ यानी कि एक रिपब्लिकन महाजनपद था, जिसको रूल करते थे ग्रुप ऑफ क्षत्रिय का चीफ, क्षत्रियो लोगों का कुछ चीफ जो थे इसको रूल करते थे। हमारा छठा महाजनपद है मल्ला, जिसका कैपिटल है कुशीनारा या फिर पावा। ये जाना जाता था गण संघ रिपब्लिक के रूप में, और ये इंपॉर्टेंट सेंटर था जैनिज्म के लिए। फिर हमारा सातवां महाजनपद आता है छेदी, जिसका कैपिटल था सुक्ति माती। यहाँ का रूलर था शिशुपाला, जिसके बारे में मेंशन हमें महाभारत में भी मिलता है। फिर आता है हमारा आठवां महाजनपद वत्स, जिसका कैपिटल था कौसंबी, जो कि अभी मॉडर्न डे इलाहाबाद है। ये फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए और राजा उदयन के लिए। अब आता है हमारा नौवां महाजनपद कुरु, जिसका कैपिटल था इंद्रप्रस्थ, जो कि अभी मॉडर्न डे दिल्ली रीजन में आता है। इसका फेमस चीज क्या था, तो लैंड ऑफ कोरोस, कोरोस जानते ही है, और साइट ऑफ महाभारत वॉर। फिर आता है हमारा पांचाला, जिसका कैपिटल था कंपिल्या या फिर अचिछत्र। ये फेमस था हमारा स्टोरी ऑफ किंग ध्रुपद के लिए, ध्रुपद राजा ध्रुपद जो थे उसके लिए ये फेमस था। फिर आता है हमारा मत्स्य महाजनपद, जो इसका कैपिटल था विराटनगर। ये लोकेट है कहाँ पे, राजस्थान में, और ये इसका रूलर के बारे में हमें महाभारत में भी इसका मेंशन मिलता है। फिर आता है हमारा 12वां महाजनपद सुरसेना, जो कैपिटल जिसका है मथुरा, जो कि सेंटर था कृष्ण वर्शिपर के लिए, मतलब यहाँ के ज्यादातर लोग जो होते थे वो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे। हमारा 13वां महाजनपद है अवंती, जिसका कैपिटल है उज्जैन, जो कि बाद में माहिष्मती में बदल गया। यह इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड के लिए, और साथ ही साथ ये एक पावरफुल राइवल था किसका, मगध एम्पायर। फिर आता है हमारा अश्मका, जो कि हमारा 14वां महाजनपद है। इसका कैपिटल था पोटाना या फिर पाटलिपुत्र। ये इकलौता महाजनपद था जो गोदावरी नदी के किनारे दक्कन में बसा हुआ है। अब आता है हमारा 15वां महाजनपद गांधार, जिसका कैपिटल था तक्षशिला। ये फेमस था ट्रेड करने के लिए वेस्ट एशियन, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लुएंस पाया जाता था किसका, पर्शियन कल्चर का। फिर आता है हमारा 16 महाजनपद कंबोज, जिसका कैपिटल था रजपुरा या फिर पूंछ। ये जाना जाता था एक्सीलेंट हॉर्सेस के लिए, यानी कि फेमस था घोड़ों के लिए। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं प्रारंभिक राज्य और द फर्स्ट स्टेट से। पहला क्वेश्चन है, द टर्म जनपद लिटरली मीन्स। तो जनपद का लिटरल मीन्स क्या होता है, द लैंड वेयर द पीपल सेट फुट, मतलब वो जमीन जहाँ पे सबसे पहले लोगों ने अपना कदम रखा हो। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द महाजनपद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि कौन सा महाजनपद को लेके स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, गण एंड संघ वर रूल्ड बाय अ सिंगल पावरफुल हेरिडिटरी किंग। सेकंड स्टेटमेंट, द वज्जी महाजनपद वाज अ गण संघ रिपब्लिक। द करेक्ट आंसर इज ओनली बी, मींस ओनली 2. Second statement is correct, first one is wrong because the Mahajanpads were divided into two parts. एक वो पार्ट जहाँ पे हेरिडिटरी किंग रूल करते थे, और एक वो पार्ट जहाँ पे गणसंघ रूल करते थे, मतलब रिपब्लिक। तो इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट, क्योंकि वज्जी महाजनपद जो था वो एक रिपब्लिक था या फिर गणसंघ था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। सॉल्यूशन कहता है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, गणसंघ वर रिपब्लिक रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ चीफ, नॉट अ सिंगल हेरिडिटरी किंग। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वर non-monarchical means republican Mahajanpads? Point first one Vajji, second Malla, and third Magadha. The correct answer is only Vajji and Malla. These two were the Magad was a monarchical state, but Vajji and Malla, both of them were republican Mahajanpad. So the correct answer will be what? Vajji and Malla, means 1 and 2. The answer is A. Solution, Magad was a monarchy. Question number 4. The list of 16 Mahajanpad is found in which ancient text? तो ये बुद्धिक टेक्स्ट था जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय, उसमें मिला था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 16 महाजनपद का डिस्क्रिप्शन जिस किताब में है, उस किताब का नाम है अंगुत्तर निकाय, और ये अंगुत्तर निकाय किस धर्म से बिलोंग करता था, तो बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग महाजनपद विद देयर कैपिटल्स। फर्स्ट काशी, बी वज्जी, सी गांधार एंड डी मत्स्य। चलिए हम इन्हें अच्छे से मिलाते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले काशी का कैपिटल है हमारा वाराणसी, वज्जी का कैपिटल है वैशाली, गांधारा का कैपिटल है तक्षशिला,
और मत्स्य का कैपिटल है विराटनगर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ दिखेगा कि काशी कहाँ है, तो वाराणसी उसका कैपिटल, वज्जी का कहाँ है, वैशाली, गांधारा का तक्षशिला और मत्स्य का विराटनगर। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। द राइज ऑफ मगध। व्हाई डिड मगध इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल? इसके 8 की फैक्टर्स। जो पहला की फैक्टर्स है ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस, लोकेटेड ऑन द फर्टाइल गंगा प्लेन with the river providing water for irrigation and a natural transport route। मतलब कि इसके बहुत सारे कारण है कि मगध जो था सुपर पावर या फिर सबसे ज्यादा ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरा। इसका सबसे पहला कारण क्या था, ज्योग्राफिकल एडवांटेज। ये एक ऐसी जगह बसा था जहाँ पे जो गंगेटिक प्लेन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था, और वो चूंकि वो नदी था तो वहां से रिवर रूट बहुत अच्छे से था, और साथ ही साथ यहाँ के पानी से हम इरिगेशन भी बहुत अच्छे से कर सकते थे। चूंकि ट्रांसपोर्ट रूट अच्छा था, फर्टाइल लैंड था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था, और साथ ही साथ पानी की वजह से एग्रीकल्चर करने में हेल्प भी मिल रहा था। इसी वजह से ये बहुत ही पावरफुल उभरा। दूसरा था रिच मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे झारखंड पड़ता था, और झारखंड में आयरन ओर का डिपॉजिट अच्छा खासा है, अभी भी आयरन डिपॉजिट अच्छा खासा है झारखंड में, जिसकी वजह से वहाँ पे हथियार बनाना, टूल्स बनाना आयरन का बहुत ही ईजी हो गया। दूसरा स्ट्रैटेजिक कैपिटल। इसका कैपिटल राजगिरा था, बाद में पाटलिपुत्र बना। ठीक है, ये लोकेटेड था एक ऐसा पोजीशन पे जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ थे, ठीक है, नदियां थी, जिसकी वजह से इसको नेचुरल फोर्टिफिकेशन मिलता था, मतलब नेचुरली इसको प्रोटेक्शन मिलता था, एकदम किला की तरह था। अब आता है एग्रीकल्चरल सरप्लस। क्योंकि फर्टाइल सोल था तो इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना ज्यादा होता था कि लोग अगर सारे अनाज को खा भी लेते थे उसके बाद भी बहुत सारा अनाज बच जाता था, मतलब कि सरप्लस एग्रीकल्चरल वहां पे होता था, जिसको बेचना पड़ता था। और बेचने के लिए क्या था, इसकी वजह से मर्चेंट लोग आ गए, उसके बाद फिर हमारा फॉरेन ट्रेड शुरू हो गया, और इसके साथ साथ चूंकि हम दूसरे जगह पे सरप्लस एग्रीकल्चरल क्रॉप को बेचते थे तो उसके प्रोडक्शन के लिए हमें आर्मी भी चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए था। इसके अलावा यहाँ पे जंगल और हाथी था, तो जंगल की वजह से हमें क्या हुआ, अबंडेंट सप्लाई मिला लकड़ी का, और साथ ही साथ हाथी के होने से क्या हुआ, आर्मी और मजबूत हो गई। आगे आता है स्ट्रॉन्ग रूलर्स एंड इफेक्टिव डायनेस्टी। मगध रीजन में जितने भी रूलर आए वो सारे एम्बिशियस थे और पावरफुल थे, जैसे कि हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी, सब के सब पावरफुल थे और सब कुछ हासिल करना चाहते। फिर आता है यूज ऑफ आयरन वेपन। अब आर्मीज को आयरन का वेपन दिया जाने लगा, जिसकी वजह से आर्मी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, क्योंकि अब नदी का रास्ता था तो नदी के रास्ते से लोगों को ट्रैवल करने में इजी होता था, जिसकी वजह से एक नया ट्रेड रूट का शुरुआत हुआ, और इसी वजह से ये और भी ज्यादा फला फूला। चलिए अब हम देखते हैं मगध महाजनपद में कौन कौन से डायनेस्टीज रूल करते थे। सबसे पहले हमारा हरियंका डायनेस्टी यहाँ रूल करता था। ये 544 बीसी से 412 बीसी तक ये लोग रूल। इसमें सबसे पहला जो इनका फाउंडर था वो था बिंबिसारा, जो 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक रूल किया। ये कंटेम्पररी थे किसके, बुद्धा के, मतलब कि जब बुद्धा अलाइव थे उस वक्त बिंबिसारा भी जिंदा था। स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन, मतलब कि अपना परिस्थिति को मजबूत करने के लिए वो अपने बच्चों को यानी कि बेटी और बेटा को शादी जो होता था वो दूसरे राजा के बेटे बेटियों से करते थे, ताकि इनका पोजीशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इन्होंने अंग प्रदेश पर हमला किया और अंग को अपने आप में मिला लिया, जिसकी वजह से बाद में ट्रेड रूट कंट्रोल करने में इनको हेल्प हुआ। फिर आता है अजातशत्रु। ये 492 बीसी में राजा बने और 460 बीसी में इनका राजपाट खत्म हो गया। किल्ड हिज फादर टू बिकम किंग। अजातशत्रु ने अपने पिता का जान से मार दिया राजा बनने के लिए। फाउट अ फियर्स वॉर अगेंस्ट द लिच्छवी ऑफ वैशाली, मतलब लिच्छवी में यानी वैशाली में एक ट्राइब रहता था जिसका नाम था लिच्छवी। ये लिच्छवी के खिलाफ बहुत ही घातक युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। याद रखिएगा वैशाली जो था वो रिपब्लिक के अंतर्गत आता था। Built a fort at the confluence of the Ganga and Son River, the site of पाटलिपुत्र। मतलब इन्होंने क्या किया, एक किला बनाया उस जगह पे जहाँ पे लड़ाई होती थी, और ये जगह कहाँ था, गंगा और सोन नदी के बीच में। अब आता है उदयन। ये जो थे वो न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र जो है वो इनके राजगिरा से पाटलिपुत्र ले जाने का काम जो था वो इनका ही था, उदयन का। अब आता है डायनेस्टी नंबर 2, शिशुनागा डायनेस्टी। 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक रूल कर चुके हैं। इनका जो किंग था शिशुनागा, इन्होंने हराया था हरियंका डायनेस्टी को। फिर आता है he destroyed the power of Avanti, a powerful rival, permanently annexing to
मगध, मतलब कि सिंपली इनका जो सबसे बड़ा राइवल था वो था अवंती। अवंती बड़ा था, ताकतवर था, लेकिन इसके बावजूद मगध से वो हार गया और मगध ने इसको अपने आप में मिला लिया। Nanda dynasty. It started in 344 BC and continued till 321 BC. Mahapadma Nanda founded the dynasty. He was the son of a Sisunaga king and a Sudra woman. He is considered the first empire builder of Indian history. मतलब इंडियन इतिहास का पहला इंसान था जो मल्टीपल किंगडम में रूल कर चुका था। He had a vast army, लगभग 2 लाख इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक, 20,000 जो थे घुड़सवार सैनिक और 2,000 रथ सवार सैनिक थे और 3,000 जो थे हाथी भी। नंदा जो था वो बहुत ज्यादा पैसे वाला थे एंड कलेक्टेड अ वाइड रेंज ऑफ टैक्सेस, मतलब अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरह का टैक्स इन्होंने कलेक्ट किया था। धनानंद जो था नंदा रूलर का आखिरी वंशज था या फिर आखिरी रूलर था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और इसको हटा के मौर्य डायनेस्टी का स्थापना की। अब मगध डायनेस्टी का देखें तो टाइमलाइन, तो 544 बीसी में बिंबिसारा फाउंड किया हरियांका डायनेस्टी मगध रीजन में। फिर 493 बीसी में अजातशत्रु राज गद्दी पर बैठा। 460 बीसी में उदयन ने जो है इसका कैपिटल बनाया पाटलिपुत्र को। फिर 412 में सिसुनागा डायनेस्टी काम इसमें पावर में आया और अवंती को हराया। 344 बीसी में महापद्मनंदा जो था वो नंदा डायनेस्टी को डिस्कवर किया और 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो धनानंद जो कि नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था उसको हराया और मौर्यन समाज की स्थापना की। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं द राइज ऑफ मगध रीजन से। Which of the following factors contribute to the rise of Magad as a powerful Mahajanpad? Statement 1: fertile soil or agriculture, rich iron ore deposits, location on the coast, strong and ambitious rulers. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4। मतलब कि इसमें सबसे पहले फर्टाइल सॉइल था एग्रीकल्चर के लिए, दूसरा यहाँ पे रिच आयरन और डिपॉजिट था, ये कोस्ट के किनारे नहीं बसा हुआ था बल्कि ये नदी के किनारे बसा हुआ था और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस रूलर यहाँ पे राज कर रहे थे, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। Which king of Magad is known for having a vast army of 2,000 infantry, 20,000 cavalry और 2,000 chariots and 3,000 elephants? तो इसका आंसर होगा महापद्मनंदा, जिन्होंने शुरुआत किया था एम्पायर बिल्डिंग का। इनके पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घोड़सवार सैनिक थे, 2,000 रथ थे और 3,000 हाथी। क्वेश्चन नंबर 3। द कैपिटल ऑफ मगध वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र बाय व्हिच रूलर? तो आंसर इज उदयन। उदयन ने ही राजगृह से चेंज करके इसको पाटलिपुत्र का किया था। क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीर? आंसर इज बिंबिसारा। बिंबिसारा के समय ही गौतम बुद्ध और महावीर दोनों एग्जिस्ट करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। Who is considered the first empire builder of Indian history? तो एम्पायर बिल्डर जो सबसे पहले हम लोग मानते हैं वो मानते हैं महापद्मा नंदा को, जो कि नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यस। सब टॉपिक नंबर 3। मौर्य एम्पायर 324 बीसी से लेकर 187 बीसी तक ये रहा। इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 322 बीसी में शुरुआत किया था राज करना और 298 बीसी तक वो राज। इन्होंने नंदा डायनेस्टी को हराकर यहाँ पे अपना स्थापना किया। चंद्रगुप्त विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर एंड एडवाइजर चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने दोनों ने मिलकर नंदा रूलर को खत्म किया, जो कि आखिरी रूलर था धनानंद। डिफीट ऑफ सेल्यूकस, उसके बाद फिर इन्होंने सेल्यूकस को भी हराया 305 बीसी में। चंद्रगुप्त जो था ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर का सक्सेसर था इंडिया में, उसको हराया। He defeated him and acquired the territories of कांधार, काबुल, हेरात एंड बलूचिस्तान। उसके बाद इन्होंने एक ट्रीटी साइन किया जिसमें चंद्रगुप्त जो था सेल्यूकस को 500 वॉर एलिफेंट गिफ्ट कर। एम्ब्रेसिंग जैनिज्म, उसके बाद चंद्रगुप्त ने जैनिज्म को स्वीकार कर लिया। उसके बाद अपने लाइफ के अंत में चंद्रगुप्त जो था वो कन्वर्ट हो गया जैनिज्म में और उसके बाद अपना थ्रोन को उसने त्याग दिया, यानी राजगद्दी को त्याग दिया। उसके बाद वो श्रवण बेलगुला चल गया कर्नाटक में, जहाँ पे उन्होंने अपने गुरु भद्रबाहु से मुलाकात की और वहीं पे उसके शिष्य बने। उसके बाद उन्होंने फास्ट करके यानी कि व्रत रख के फास्ट में ही उन्होंने अपना जिंदगी को त्याग दिया, मतलब फास्ट टू डेथ। और ये जो टर्म होता है जो फास्ट रख के मौत को ग्रहण करते हैं या मौत को फेस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सलेखना या फिर
संथारा, सलेखना और संथारा, इसका मतलब कि फास्ट रखते रखते जान दे देना। अब आता है कुछ रूलर्स जो मौर्य डायनेस्टी में थे। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 से लेकर 298 बीसी में थे और ये फाउंडर थे। साथ ही साथ इन्होंने सेल्यूकस को भी हटाया था और जैनिज्म को कबूल किया था। अब आता है बिंदुसार, ये 298 से 273 बीसी तक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। इन्होंने एम्पायर को साउथ की साइड बढ़ाया और कई सारे लैंड्स को कॉन्कर किया, जिसमें से द लैंड बिटवीन द टू सीज यानी कि द दक्कन, उसको इन्होंने कॉन्कर किया। फिर आता है, बाद में इसका नाम रखा गया अमृत घाट या फिर इसको स्लेयर ऑफ एनिमीज भी कहा जाने लगा। ये हमें मिलता है ग्रीक रिकॉर्ड्स में। फिर आते हैं अशोका जो कि 268 बीसी से 232 बीसी तक थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे यानी कि पोते थे और ये द ग्रेटेस्ट मौर्यन एम्पायर में से एक थे। साथ ही साथ इन्होंने बुद्धिज्म और धम्म को प्रचार प्रसार बहुत सारा किया, बहुत सारी जगहों पे। सोर्सेस फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द मॉडर्न पीरियड क्रिटिकल फॉर एग्जामिनेशन, मतलब कि अगर हम लोग मॉडर्न पीरियड को समझना चाहे तो उसके लिए हमें कुछ सोर्सेस को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, तब जाके हम उसके पीरियड के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अशोका का जो लेख था जो कि लगभग 33 इंस्क्रिप्शन हमें मिले थे जो पत्थर पे या फिर पिलर्स पे बने हुए थे। और ये हमें कहाँ मिला था, तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे एरियाज में हमें ये सब मिला था। तो ये सारे जो इंस्क्रिप्शन थे इनको डिसाइफर सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने किया था 1837 में। और ये पहला ऐसा टेंजिबल एविडेंस था जिसमें हम लोग बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिली। और साथ ही साथ इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अशोका ने धम्मा को कैसे फैलाया था और धम्मा कैसा था उसके अनुसार, और साथ ही साथ वो अशोका का राज्य पाठ कैसे चलता था उसके बारे में भी हम इसमें जानकारी मिली। अब आता है मेटेरियल रिमेन्स। इसके अलावा मतलब कि लेखों के अनुसार अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर NBPW, मतलब कि ये एक ऐसा लिक्विड होता था जो हम लोग पोटरी में यानी कि मिट्टी के बर्तन में पॉलिश करते थे जिससे वो मेटल की तरह दिखने लगता था। तो वही वो मिट्टी का बना हुआ बर्तन जिसमें ये लेप लगा हुआ रहता था, उसी को हम लोग NBPW कहते थे। इसके अलावा चांदी और कॉपर के भी बहुत सारे कॉइन्स होते थे जिसपे पंच मार्क किया जाता था। इसके अलावा तब मौर्यन के जो महल थे उसके भी कई अवशेष मिले जिससे हमें कई तरह की जानकारियां मिलती है। अब आते हैं लिटरेरी सोर्स। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य का एक किताब था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने दिखाया था कि एक राज्य को कैसे चलाया जाता है, वहाँ का पॉलिटिकल, वहाँ का इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा होता है, उसको भी उन्होंने दिखाया था। इस अर्थशास्त्र बुक के अंतर्गत 15 बुक थे और 180 चैप्टर्स थे। लेकिन जब इसको फाइनल कंपाइलेशन किया गया तो इसमें ज्यादातर सबसे अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, मतलब कि किस तरह से राज्य को चलाया जाए, मौर्यन पीरियड को किस तरह से चलाया जाता था उसके बारे में था। इसके अलावा मेगास्थनीज का एक बुक था इंडिका। मेगास्थनीज जो था वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के राज में। वहीं पे उन्होंने उस बुक में टोटल डिस्क्राइब किया है किसके बारे में, तो सोशल के बारे में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, कि मौर्यन के टाइम में वहाँ का सोसाइटी कैसा था, राजनीति कैसा था, इकोनॉमिक्स कैसा था, ये सब चीजों के बारे में इसमें लिखा गया। इसमें साथ ही साथ 7 सोसाइटी के 7 तरह के लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया। इसके अलावा मौर्यन आर्मी में 6 लाख जो थे वो पैदल सैनिक थे, 30,000 जो थे वो घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। इस चीज के बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीपवामसा एंड महावामसा, श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, मतलब दीपवामसा और महावामसा ये जो था वो किताबें थी जो कि इतिहास की किताबें थी श्रीलंका की, जिसमें हम लोग को डिस्क्राइब किया जाता है अशोका का रोल कि किस तरह से उसने बुद्धिज्म को श्रीलंका में फैलाया, और उसमें उसके बेटे और बेटी महिंदी और संघमित्रा का मिलता है जिक्र। अब अशोक वंदना और दिव्य दाना, कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स अबाउट अशोका इंक्लूडिंग हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड हिज एफर्ट्स टू बिल्ड 84,000 स्तूपा, मतलब सिंपल सा अशोक दाना और दिव्य दाना ये जो था वो कलेक्शन ऑफ लेजेंड था जिसमें हमें ये पता चलता है कि अशोका ने किस तरह से बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया और वो किस तरह से एफर्ट कर रहे थे 84,000 स्तूपस बनाने का। अब आता है जैन लिटरेचर जिसमें अस्थावरवाली और चरिता परिसस्थि परवान बाय हेमचंद्र गिव्स डिटेल अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य's एडॉप्टेशन ऑफ जैनिज्म, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य तो कन्वर्ट हुए थे जैनिज्म में, लेकिन बुद्धा क्या बोलते हैं अशोका वो हुए थे किसमें, बुद्धिज्म। तो जैन लिटरेचर में हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि उन्होंने कैसे जैनिज्म को अडेप्ट किया था। बुक का नाम क्या है, अस्थावरवाली चरिता, ये बुक का नाम था जिसको हम लोग प्रशिष्ट परवान भी कहते हैं, जिसको हेमचंद्र ने लिखा था और इसमें इसके बारे में डिटेल दिया गया कि चंद्रगुप्त ने कैसे जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। फिर आता है संस्कृत ड्रामा,
मुद्रा राक्षस जो था विशाख दत्त ने लिखा था, ये 4th सेंचुरी कॉमन एरा में लिखा गया था। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से नंदा डायनेस्टी को चंद्रगुप्त ने हराया था चाणक्य की मदद से। फिर आता है मौर्यन एम्पायर का फैलाव कहाँ था, अशोका के टाइम पे। तो बोलते हैं जब अशोका मौर्यन एम्पायर अपने पीक पे था तो मौर्यन एम्पायर जो था अफगानिस्तान में वेस्ट में फैला हुआ था, वहां से लेके बांग्लादेश ईस्ट में। फिर ये जो था ऑलमोस्ट इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता था, सिर्फ केरला को छोड़ के तमिलनाडु और श्रीलंका को। करंट टाइम में केरला, तमिलनाडु और श्रीलंका को छोड़ के लगभग सब जगह पे इनका रूल चल रहा था। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यस। सबसे पहला क्वेश्चन है, द अर्थशास्त्र और ट्रीटीज ऑन स्टेट्सक्राफ्ट इज एट्रीब्यूटेड टू, मतलब कि ये किसने लिखा था। तो सबसे पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है विशाख दत्त, तीसरा है कौटिल्य और ऑप्शन डी है अशोका। तो इसका आंसर है कौटिल्य, जिसका एक और नाम था चाणक्य। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब कि कौन सा ग्रीक एम्बेसडर जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा गया था। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज, ऑप्शन डी है प्लानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, मतलब ऑप्शन सी। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, द अशोकन एडिक्ट्स वर डिसाइफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, मतलब अशोका इंस्क्रिप्शन जो था उसको किसने डिसाइफर किया था। तो ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसिप और ऑप्शन डी है मोर्टाइमर व्हीलर। तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसिप, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ग्रीक किंग टू एक्वायर द टेरिटरीज ऑफ कांधार, काबुल, हेरात एंड बलूचिस्तान। इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन है, विच श्रीलंकन टेक्स्ट मेंशंस द रोल ऑफ अशोका's सन एंड डॉटर महिंदा एंड संघमित्रा इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म टू श्रीलंका। तो सिंपल सा है कि अशोका का कौन सा बेटा बेटी था, महिंदा और संघमित्रा, जिन्होंने बुद्धिज्म को श्रीलंका में फैलाया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दीपवंसा और महावंसा, ये दो किताब था जिसमें इस चीज का मेंशन है। तो ये किस तरह का किताब है, तो ये एक क्रॉनिकल है, मतलब कि हिस्टोरिकल बुक है, जो कि कहाँ का है, श्रीलंका। एम्परर अशोका द ग्रेट 268-232 BC। अशोका अर्ली लाइफ एंड राइज टू पावर, मतलब कि अशोका का अर्ली लाइफ कैसा था और वो कैसे ताकतवर बना। तो बिंदुसारा और सुभद्रांगी का बेटा था अशोक। नॉट द एल्डेस्ट सन, हिज एल्डर ब्रदर सुसीमा वाज द हेयर प्रिजम्पटिव, मतलब कि उनका बड़ा भाई जो था उसका नाम था सुसीमा और राजा उन्हीं को बनना था। प्रूव्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन एंड तक्षशिला, लेकिन अशोका ने जो है अपना सब कुछ दिखाया एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को, कहा उज्जैन में जब वो एज अ गवर्नर था और तक्षशिला में। इन द वॉर ऑफ सक्सेशन आफ्टर बिंदुसारा's डेथ, अशोका इमर्ज विक्टोरियस विद द हेल्प ऑफ हिज फादर्स मिनिस्टर्स, किलिंग हिज 99 ब्रदर। मतलब कि जब वो जंग हो रहा था किसके बीच में, कि सभी भाइयों के बीच में, कि राजा कौन बनेगा। तो जैसे बिंदुसारा का मौत हुआ वैसे ही अशोका ने क्या किया, अपने मिनिस्टर से साथ मिलके, मतलब कि उसके पापा के कोर्ट में जो मिनिस्टर्स थे उन सब से मिलकर उन्होंने अपने ही 99 भाइयों को कत्ल करवा दिया अशोका ने। अर्ली रेन वॉज मार्क्ड बाय क्रूरटी, मतलब कि स्टार्टिंग का जब रेन शुरू हुआ तो बहुत ही ज्यादा वो क्रूर था, लोगों को मार देता था, टैक्स ज्यादा कलेक्ट करता था, बहुत सारे क्रूर चीजें वो करता था। ये अर्न द मनिकर चंदा सोका अशोका द क्रूर, मतलब कि चंदा सोका का टाइटल इनको मिला, जिसका मतलब होता है कि अशोका द क्रूर, मतलब कि बहरहम अशोका। एंड बिल्ट अ टॉर्चर चेंबर, और उसने एक टॉर्चर चेंबर भी बनाया। मतलब कि उसका अर्ली रेंज जो था वो बहुत खराब था लोगों के लिए, क्योंकि वो बेरहमी से सबको मारता था, इसीलिए उसको टाइटल भी मिला था चंदा सोका। अब आता है कलिंगा वॉर 261 BC में, और उसके बाद का क्या हुआ वो देख। तो 8th और 9th ईयर ऑफ हिज रेन, यानी कि उसका राज करते हुए 8वां या 9वां साल ही था, अशोका जो था वो वॉर को शुरू किया कलिंगा पे, जिसको हम लोग आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं। द वॉर पर्सनली लेड बाय अशोका, इसको लीड करने वाला अशोका खुद था। और 13वां मेजर रॉक एडिक्ट, मतलब जो 13वां अभिलेख जो था उसमें इस वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसमें मेंशन किया गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे इसमें मारे गए थे, और लगभग 1.5 लाख जो थे उनको बंदी बनाया गया था, मतलब कि पकड़ लिया गया था। और जो पूरा शहर जो था वो पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। यही टर्निंग पॉइंट बना। हॉरर ऑफ द वॉर फील्ड अशोका विद रिमोर्स एंड डीप सॉरो, मतलब जब लाखों लोगों को मरते हुए उसने जब देखा, तब उसके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और वो अपने अंदर में पछतावा और सोरो से भर गया।
इट वॉज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और साथ ही साथ इसी से उसका एक रिलीजियस बिगिनिंग भी शुरू हुआ, जिसने उसको वायलेंस करने पर छोड़ दिया, और वो क्या बन गया, धर्माशोका। जो अभी तक चंदाशोका था, शोका द क्रूर, अब वो बन गया क्या, धर्माशोका, यानी कि द पायस अशोका। अशोका's conversion to Buddhism. अशोका कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इनिशियली एज अ ले डिवोटी, मतलब उपासका के रूप में वो स्टार्टिंग में हुआ था, बाद में एज अ मॉन्क वो कन्वर्ट। बोलते हैं हिज मेंटर वाज द बुद्धिस्ट मॉन्क मोगालीपुत्ता तिस्सा। मोगलीपुत्ता तिस्सा मतलब कि इसके जो मेंटर थे वो कौन थे, मोगलीपुत्ता तिस्सा। बाद में उन्होंने इसको थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ था पाटलिपुत्र 247 बीसी में, तो ये इन्हीं के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था, मतलब तिस्सा के अंतर्गत। द काउंसिल एम टू प्यूरिफाई द बुद्धिस्ट संघ एंड रिसॉल्व डिस्प्यूट्स, मतलब कि बुद्धिस्ट संघ में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, लड़ाई झगड़ा था, डिफरेंट डिफरेंट बिलीफ्स थे, उनको सॉर्ट आउट करके ये काउंसिल किया गया था, मतलब उनको सॉर्ट आउट करने के लिए काउंसिल बनाया गया था। अब आता है अशोका का धम्मा, द पॉलिसी ऑफ राइचियसनेस। धम्मा मतलब प्रकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत धर्मा was not just Buddhism, it was a universal moral code for all people irrespective of their religion। मतलब धम्मा सिंपल सा है धर्म, और ये जो था वो जस्ट बुद्धिज्म के लिए नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के लिए था, और ये यूनिवर्सल था। इसमें बताया क्या जाता था, तो इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब के बारे में। और ये कोई एक रिलीजियस बात नहीं था, ये मोरालिटी वाला बात था। अब आता है की प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा, मतलब धम्मा में फोकस क्या किया गया था। तो पैटर्नल किंगशिप, अशोका रिगार्डेड ऑल हिज सब्जेक्ट एज हिज चिल्ड्रन। इट वाज द किंग्स ड्यूटी टू लुक आफ्टर देयर वेलफेयर, मतलब कि जो राजा होता है वो एक पिता की तरह होता है, और उसका फर्ज होता है अपने सभी प्रजा को देखना एज अ बच्चे की तरह। आगे आता है नॉन वायलेंस, अहिंसा, मतलब सनिंग वायलेंस, मतलब कि सिंपल सा वायलेंस को अवॉइड करना, एनिमल स्लॉटर को खत्म करना, जो बलि दिया जाता है उस बलि देने को भी बंद करना। रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, ओबीडियंस टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, मतलब सिंपल सा कहता है हर चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, मतलब कि कोई भी तुमको कुछ बोले तो इसका मतलब ये नहीं तुम तुरंत गुस्सा होकर उसको रिप्लाई दो। ओबीडियंस होना चाहिए, मतलब कि पेरेंट्स का बात मानना चाहिए, टीचर्स का बात करना चाहिए, और सहनशील होना चाहिए, मतलब कि हर एक चीज में चाहे किसी भी तरह का धर्म हो, ब्राह्मण हो, श्रमण हो, कुछ भी हो, हमें क्या होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और हमें हर चीज को अच्छे से सुनना चाहिए। अगला आता है ह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब कि हर चीज को हमें क्या दिखाना चाहिए, सिंपैथी दिखाना चाहिए, वह चाहे वो गुलाम हो, नौकर हो, या फिर वो कोई कैदी ही क्यों ना हो, हमें सबको एज ए इंसान के रूप में देखना चाहिए। फिर आता है ट्रूथफुलनेस एंड चैरिटी, मतलब कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ समय समय पे दान भी करना चाहिए। अब वो दान जो है चाहे वो फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, या पड़ोसी हो, या फिर कोई आम आदमी क्यों ना, अगर आपके पास है तो आपको उन्हें देना चाहिए। फिर आता है कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा, मतलब कि अगर आपको कहीं पे विजय भी हासिल करना है तो वो धर्म के राह पे चल के विजय हासिल करना है, मतलब आपको अपने आप को इतना अच्छा बना लेना है कि लोग खुद आपसे आके जुड़ने लगे। कॉन्क्रीट टैकल थ्रू राइचियसनेस नॉट वॉर, मतलब कि अच्छाई से लोगों को जीतना है, ना कि जंग से। अशोका's inscriptions, edicts, या फिर अशोका के लेख। Why did he inscribe his messages? To instruct his subjects directly and ensure its dhamma was followed, मतलब कि उन्होंने ये मैसेजेस ये इसलिए छोड़े थे ताकि उनके जो प्रजा है वो डायरेक्टली वो उससे पढ़ सके, और वो अशोका ने ये इंश्योर किया कि उनके जो प्रजा है वो इसके धर्म को फॉलो कर सके। इसका लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत भाषा में थे, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में थे, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। वहीं पे कांधार और अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पे ग्रीक और अरमाइक लैंग्वेज में लिखा गया था, ताकि वहाँ के लोकल पॉपुलेशन इसको समझ सके। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एडिक्ट, मतलब कि मेजर रॉक एडिक्ट जो थे वो 14 थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा को कवर करते थे। साथ ही साथ अशोका की जितनी भी नीतियां थी वो 13 जो पिलर था, 13 इंस्क्रिप्शन थे उसमें थे। इसमें कलिंगा वॉर के बारे में भी जिक्र था। अब आता है माइनर रॉक एडिक्ट, मतलब कि टोटल फाउंड इन स्मॉलर प्लेसेस, मतलब छोटे छोटे जगहों पे मिला था, और इसमें अशोका के पर्सनल बातें या फिर कन्वर्सेशन जो थी उनके बारे में ये लिखा गया था। मेजर प्लेयर एडिक्ट्स, मेजर जो थे वो टोटल 7 थे, जिसमें बहुत ही अच्छे से लिखा गया था, उसमें पॉलिश किया गया था, और वो मोनोलिथिक पिलर्स थे, मतलब छोटे छोटे थे। फ्रॉम चुनार नियर वाराणसी, ये कहाँ से मिले थे हमें, वाराणसी। इसमें एनिमल और कैपिटल्स के बारे में भी लिखा गया था, लायन कैपिटल एट सारनाथ। आगे आता है माइनर पिलर एडिक्ट्स, वो भी थे इसमें, और साथ ही साथ केव इंस्पेक्शन भी इसमें मिले थे। इसके अलावा प्रोपेगेशन ऑफ धम्मा, यानी कि धम्मा माता एस, मतलब कि उसको क्या किया था, फैलाया गया था या फिर बताया गया था। तो बोलता है अशोका जो था वो अपॉइंट किया गया था
एज ए स्पेशल ऑफिसर, जिसको बोला गया था धम्मा महात्मा महात्मातस और धर्मा महामात्रस, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, मतलब कि इसे चुना गया था धर्म को फैलाने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि लोग उसे फॉलो करें। अब इंटरनेशनल मिशन देखें तो उन्होंने जो था भेजा था बाहर, मतलब कि जैसे कि ही सेंट मिशन अब्रॉड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ द बुद्धा, मतलब कि अलग अलग देशों में भेजा गया था बुद्धा के मैसेजेस को भेजने के लिए। नोटेबली देखा जाए तो ही सेंट हिज सन महिंदा एंड डॉटर संगमित्रा टू श्रीलंका सिलोन टू स्प्रेड बुद्धिज्म, मतलब कि अपने बेटे महिंदा और बेटी संगमित्रा को भेजा था श्रीलंका, कहाँ पे, सिलोन, वो किस लिए, ताकि बुद्धिज्म को फैलाया जा सके। मिशंस वर आल्सो सेंट टू सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और बर्मा, मतलब कि म्यांमार में भी भेजा गया। अशोकस लेगेसी, he is the only king in world history who gave up conquest after winning a war, मतलब ये इकलौता ऐसा राजा था जो जंग जीतने के बाद भी कॉन्क्वेस्ट को उसने छोड़ दिया। He stands as an ideal of benevolent and righteous king, मतलब कि सही मायने में ये दयालु और बहुत ही अच्छा राजा था। ये मॉडल बनाया था वेलफेयर स्टेट का, इससे अच्छा कहीं और नहीं था। His contribution to the spread of Buddhism in India and across Asia is unparalleled, मतलब कि जिस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था और बुद्धिज्म को फैलाया था, वैसा बुद्धिज्म को किसी और ने फैलाया नहीं इंडिया में। इन्होंने इंडिया और एशिया में कई जगह फैलाया जो कि किसी के बराबरी, यानी कि और कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। His contribution to the spread, Ashoka's edicts are the first deciphered in inscription in Indian history, marking the beginning of a long tradition and recording royal messages for public awareness, मतलब अशोका का अगर हम लोग लेख देखें तो वो पहली बार डिसाइफर किया गया था प्रिंसिपी के द्वारा, और इंडियन हिस्ट्री में देखें तो ये एक ऐसा टाइम था जो इसने फिक्स किया लॉन्ग ट्रेडिशन को, जिसमें अलग अलग लोग जो थे आने वाले फ्यूचर के राजा, वो अपने आम जनता के लिए कोई भी मैसेज को रिकॉर्ड करके रख सके, तो इन्होंने ये शुरुआत किया था। अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द कलिंगा वॉर विच लेड टू अशोका's कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ हिज एडिक्ट्स, मतलब कौन सा लेख में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसके करेक्ट आंसर है 13वां मेजर रॉक एडिक्ट, तो इसमें तुम्हारा सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक बार और इस क्वेश्चन को देखिएगा, कलिंगा वॉर को विच लेड टू अशोका's कन्वर्जन टू बुद्धिज्म इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ हिज एडिक्ट्स, कौन सा, तो 13वां एडिक्ट में इसको दिखाया गया। अब आता है दूसरा, धम्म विजय इन अशोकन इंस्क्रिप्शन रिफर्स टू कॉन्क्वेस्ट थ्रू राइचियसनेस, मतलब अच्छाई से जो हम लोग जंग जीतते हैं उसी को इन्होंने जोर दिया गया था। तो धम्म विजय मतलब कि धर्म से जीतना, ना कि लड़ाई झगड़े से। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड एंड एनफोर्स हिज धम्मा वर कॉल्ड, मतलब कि जो उन्होंने अपॉइंट किया था धर्म को फैलाने के लिए, उन्हें क्या कहा गया था, तो इसको कहा गया था धम्मा महात्मत्सा, मतलब कि ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धम्मा महामत्स। अब आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वेन्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द प्रेसिडेंसी, तो इसका आसान आंसर है मोगलीपुत्र तिस्सा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मोगलीपुत्र तिस्सा जो इनके गुरु थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, अशोका सेंट हिज सन एंड डॉटर महिंदा एंड संगमित्रा टू स्प्रेड बुद्धिज्म टू विच कंट्री, तो उन्होंने श्रीलंका में भेजा था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे 5वें सब टॉपिक में, जो कि है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि मौर्य प्रशासन। सेंट्रलाइज सिस्टम विद द किंग एज अ सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का सिंपल सा सेंट्रलाइज सिस्टम था और सबसे ऊपर उसका जो थे वो राजा थे। द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज, मतलब कि बहुत ही ज्यादातर पावर जो थे वो सेंट्रल में राजा के पास ही होता था। द किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, मतलब चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या फिर कुछ भी, सबका जो हेड होता था वो राजा ही होता था। He was also the commander in chief of the army, साथ ही साथ कमांडर इन चीफ भी होता था किसका, आर्मी का। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो मंत्री परिषद और जो वहां में काम करने वाले जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में देखते हैं। मंत्री परिषद मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राजा थे उनको असिस्ट करते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि कई सारे राज दरबार में काम करने वाले लोग थे, उनको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते थे, वो राजा का मदद करते थे। हेड ऑफ द काउंसिल होता था मंत्री परिषद का अध्यक्ष, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसी तरह से मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था, ठीक है। आगे आता है कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफिशियल। अब बहुत सारे लोग वहाँ काम करते थे जिनका अलग अलग रूप में काम होता था। सबसे पहले आता था तीर्थास, ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थे, नंबरिंग 18, टोटल 18 होते थे। इनमें जैसे कि मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, पुरोहित, ये सब इसी के अंतर आते थे। जैसे कि पुरोहित जो हो गया, चीफ प्रीस्ट हो गया,
सेनापति हो गया कमांडर इन चीफ, युवराज हो गया क्राउन प्रिंस। तो ये सारे मिला के टोटल कितने थे? 18 थे। और ये 18 सारे के अंदर किसके अंतर्गत आते थे? तीर्थस के अंदर, मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत। फिर आता है अध्यक्ष। तो ये जो थे वो तीर्थस से बिलो रैंक होल्ड करते थे। टोटल 20 अध्यक्ष इंचार्ज होता था डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, चाहे वो कॉमर्स हो, खेती हो, या फिर पैसा रखने का हो, जहाज हो, या फिर कॉइन बनाना हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, पैदल सैनिक को जमा करना हो। ये सब काम अध्यक्ष का ही होता था। अब आता है महामत्तास, मतलब ये हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास कई तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। फिर आता है अमात्यास, ये हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शन में काम करते हैं, जो कि लाइक मॉडर्न डे सेक्रेटरी, जैसे हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं ना, उसी तरह से पहले अमात्यास होते थे। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। The vast empire was divided into 4 provinces and sometimes 5, मतलब पूरा एरिया को जो था मौर्यन एम्पायर प्रशासन को हम लोग 4 पार्ट या 5 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले आता है प्रोविंसेस, उत्तरापंथ जो कि नॉर्दर्न प्रोविंस था, जिसका कैपिटल था तक्षशिला। फिर आता है दक्षिणापथ जो कि सदर्न प्रोविंस का कैपिटल था इसका स्वर्णगिरी। फिर आता है प्राच्यपा और ये आता है कैपिटल था तोसाली जो कि कलिंगा के आसपास था। फिर आता है अपारंतका, ये आता है वेस्टर्न प्रोविंस जो कि कैपिटल था उज्जैन। द प्रोविंसेस वर हेडेड बाय कुमारा, मतलब रॉयल प्रिंसेस, और आर्यपुत्र मतलब हाई रैंकिंग ऑफिशियल। मतलब कि सिंपल सा देख लीजिए कि ये 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, प्राच्यपंथ और तुम्हारा अपारपंथ का, ठीक है। अब ये सारा 4 था जिसमें रूल कौन करते थे? तो राजकुमार रूल करते थे या फिर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के पुत्र। अब आता है डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, जनपद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, मतलब कि जो पंथ था, 4 पंथ था, वो बहुत बड़ा, जैसे कि अभी हम लोग कॉमन डे में इंडिया में स्टेट देखते हैं उस तरह से। वहीं पे डिस्ट्रिक्ट और लोकल, वहीं पे जो पंथ था उसी के अंतर्गत छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जनपद में डिवाइडेड थे। जैसे कि प्रदेशिका, प्रोविंशियल, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल में देखते हैं। प्रदेशिका, प्रोविंशियल गवर्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम लोग कह सकते हैं। रजुका, इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट, फिक्सिंग बाउंड्रीज एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। फिर आता है युक्ता, मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब कि प्रदेशिका वैसे बोलते हैं जो पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखेगा। रजुका हम उसको बोलते हैं जो जमीन को नापने, बाउंड्री फिक्स करने में और टैक्स कलेक्ट करने में काम करेगा। युक्ता जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्शन में बस रजुका का हेल्प करता है। फिर आता है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो विलेज यानी कि ग्राम जो होता है वो सबसे छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। फिर आता है हेड ऑफ द विलेज जिसको ग्रामिका कहते हैं। विलेजेस जो होता है वो एंजॉय करते हैं सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब छोटे छोटे गांव में आजादी बहुत ज्यादा होता है। अब आता है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि म्युनिसिपल। मेजर सिटीज लाइक पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, यहाँ सब म्युनिसिपल कमेटी था जिसमें 30 मेंबर हुआ करते थे और ये 6 बोर्ड इसमें होते थे, जिसमें 5 बोर्ड जो होते थे वो डिस्क्राइब किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा, 6ठा मजिस्ट्रेट नहीं किया गया। द बोर्ड्स लुक्ड आफ्टर सैनिटाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, बर्थ और डेथ, मार्केट एंड सुपरविजन ऑफ वेट एंड मेजर। अगर हम बोर्ड देखें तो वो क्या है कि इसमें सैनिटेशन को देखते हैं, मतलब साफ सफाई, साथ ही साथ किसी का जन्म होता था उसको रजिस्टर करता था, किसी का मौत है उसको भी रजिस्टर करेगा, साथ ही साथ मार्केट को देखेगा और साथ ही साथ जो वेट इन मेजरमेंट्स होता है उसको भी ये ध्यान देगा। फिर आता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीज वाज एडमायर्ड इवन बाय फॉरेनर, मतलब कि मौर्य प्रशासन में अगर आप म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वो इतना अपने एज से आगे था कि जितने भी फॉरेनर्स वहां आए सब ने इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को तारीफ करके ही गए। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, द सेनापति वाज द कमांडर इन चीफ, मतलब सेनापति सबका देख रेख करता था। इसका पोजीशन जो था वो सिर्फ और सिर्फ राजा के बाद आता था। द मिलिट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 6 विंग्स, टोटल 6 पार्ट में बटा रहता था पूरा आर्मी। इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक, कैवलरी यानी घुड़सवार, चैरियट्स मतलब रथ, एलिफेंट फोर्सेस मतलब हाथी वाला फोर्स, साथ ही साथ नेवी और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट प्रोविजन, मतलब जो खाना वगैरह पहुंचाने का काम करता था। ये टोटल 6 भाग में डिवाइडेड था पूरा आर्मी। द आर्मी वाज अ स्टैंडिंग प्रोफेशनल आर्मी, सोल्जर्स वर पेड सैलरी इन कैश, सबसे पहले जो आर्मी था हमेशा रेडी रहता था। दूसरा ये एक जॉब की तरह था। दूसरा इसमें सोल्जर्स जो होते थे उनको सैलरी मिलता था कैश के रूप में। अब आता है रेवेन्यू सिस्टम। समाहर्ता जो होता था वो चीफ ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था। सनिधता मतलब कि जो पूरा पैसा का देखभाल करता था। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू मतलब सारे पैसे आते कहाँ थे, तो सबसे पहले जमीन पे टैक्स लिया जाता था, लैंड रेवेन्यू।
द प्राइमरी सोर्स टिपिकली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब एक जमीन पे जितना उगाया जाता था उसका एक छठा भाग, यानी कि एक 6 भाग में से एक भाग को लिया जाता था, जिसको भागा कहा जाता था। फिर आता था इरिगेशन टैक्स, कस्टम्स एंड टोल्स, सॉप टैक्स, फॉरेक्स टैक्स, फिर तुम्हारा फेरी टैक्स, माइंस एंड पास्चर्स, मतलब कि सबसे पहले पानी पटाने के लिए, मतलब कि कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसमें पानी देने के लिए टैक्स लिया जाता था। एक सामान को दूसरे जगह ले जाने के लिए टैक्स लगता था, जो कहीं कहीं बीच बीच रास्ते में टैक्स भी दिया जाता था। दुकान लगाने का टैक्स दिया जाता था, जंगल में शिकार करने का टैक्स दिया जाता था, नाव में जाने के लिए टैक्स दिया जाता था, कहीं पे खुदाई करने के लिए टैक्स दिया जाता था, या फिर कहीं पे अगर गाय बछड़ों को अगर चराना है तो उसके लिए भी टैक्स दिया जाता था। लाइसेंस फीस फ्रॉम आर्टिसंस, मतलब कि जो भी अगर कोई आर्टिसन है जैसे कि मूर्तिकार है या फिर चटाई बनाता है तो उसके लिए उनको एक लाइसेंस लेना पड़ता था और लाइसेंस लेने के लिए पैसा देना पड़ता था। फिर फाइन्स इम्पोज बाय लो कोर्ट्स, मतलब जो कोर्ट होते थे वो क्या करते थे, कुछ कुछ फाइन को भी इम्पोज करते थे अगर किसी के पास ये सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं रहा या फिर वो कानून के अनुसार काम नहीं कर रहे। अब आता है जुडिशियल सिस्टम। द किंग वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, मतलब कि सबसे ऊपर जो होते थे वो राजा होते थे। कोर्ट्स एग्जिस्टेड एट वेरियस लेवल, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल, यानी जजमेंट का काम जो होता था विलेज लेवल पे होता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता था और साथ ही साथ प्रोविंशियल लेवल पे भी होता था। द राजुकास, ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट, आल्सो हैड जुडिशियल पावर इज मेंशन इन द अशोकन एडिक्ट्स, मतलब कि अशोका का जो अभिलेख है उसमें ये साफ मेंशन किया गया है, जो रजुकास होता था मतलब कि जो हायर ऑफिशियल्स होते थे जो जमीन को नापने का, बाउंड्री करने का काम करते थे, उनके पास भी जजमेंट देने का अधिकार हुआ करता था, ऐसा अशोका के अभिलेख में लिखा गया। अब आता है व्यवहारिका महामत्तास वर जुडिशियल ऑफिसर, मतलब व्यवहारिका महामत्तास जो होते थे वो क्या होते थे, जुडिशियल ऑफिसर होते थे। अब आता है एस्पिनाज सिस्टम, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई नेटवर्क, गुधा पुरुषस, मतलब गुधा पुरुषस क्या थे, ये स्पाइस थे, was maintained to keep the king informed about public opinion and activities of the official, मतलब कि जो सरकारी कर्मचारी, राजा के कर्मचारी थे वो क्या ईमानदारी से काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो जनता है वो उसका क्या हाल है, वो लोग क्या कर रहे थे, ये सब चीज का जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक एस्पिनाज सिस्टम भी बनाया था जिसको हम लोग बुधा पुरुषास कहते हैं, मतलब कि स्पाइनेट। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस स्टोन मेसनरी ऑन अ वाइड स्केल इन इंडिया, मतलब कि अगर इंडिया में हम लोग देखें तो पत्थर को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बुनियाद में यूज किया जाता था, साथ ही साथ इससे मूर्तियां और कई कलाकृतियां भी बनाई जाती थी। इसका ज्यादातर शुरुआत हुआ था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। अब जो महल थे पाटलिपुत्र में, वहां पे पत्थर के बहुत सारे ऐसे चट्टान थे जिसमें बहुत कई सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया था। और इससे भी ज्यादा लग्जरियस अगर देखना है तो ईरानियन पैलेसेस और तुम्हारा 80 पिलर वाला एक हॉल बनाया गया था जो हमें मिला है कुम्हारपटना में, जिसको बाद में खोद के ढूंढा गया था। अब अशोका का पिलर जितना होता था वो पॉलिश किया जाता था, मोनोलिथिक पिलर्स हुआ करता था जो चिनार स्टोन से रगड़ के उसे साफ किया जाता था और चिकना बनाया जाता था। विद फाइनली स्कल्प्टेड एनिमल्स, कैपिटल का लायन कैपिटल एट द सरनाथ, मतलब कि पत्थरों से क्या किया जाता था, एनिमल बनाया जाता था जो सिंबल होता था उस कैपिटल का, ठीक है, तो उसी पिलर के ऊपर इस एनिमल को बनाया जाता था। अब आता है जैसे कि सारनाथ पे 4 शेरों का सिर को बनाया गया था जो एक दूसरे के हेड टू बैक में था, इसकी वजह से ये बहुत ही फेमस हुआ और ये अभी इंडिया का नेशनल एम्बलम। स्तूपा का बात करें तो अशोका जो था वो हजारों स्तूपा को बनाए थे जो हाउस द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा, जिसमें हर एक चीज में बुद्धा का कुछ ना कुछ रेलिक को रखा गया है। द कोर ऑफ द सांची स्तूपा इज एट्रिब्यूटेड टू हिम, यानी कि जो बनाया गया है वो भी इसी को बताया गया, सांची का जो स्तूप है उसमें भी इन्हीं को डेडिकेट किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन नंबरिंग 18 वर नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं तीर्थास बोलते थे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है द हेड ऑफ द मंत्री परिषद, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड, मतलब कि जो मंत्री परिषद का हेड होता था उसको क्या कहते थे, तो उसको हम बोलते थे मंत्री परिषद अध्यक्ष, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Question number 3. According to Megasthenes, the municipal committee in the Mauryan capital was divided into how many boards of 5 members each? तो इसमें टोटल 6 बोर्ड्स थे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4. The primary land revenue known as भागा during the Mauryan period was fixed. तो 1/6 ये फिक्स किया गया था, जितना भी उत्पादन होगा खेत से या फिर खलिहान से, वहां से 1/6 जो प्रोड्यूस होगा वो दिया जाएगा एज अ टैक्स, इसी को बोला जाता था
भाग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। द ऑफिशियल्स इन चार्ज ऑफ लैंड मेजरमेंट एंड बाउंड्री फिक्सिंग इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर कॉल्ड, तो इनको हम कहते थे राजूकस। ये कभी कभी जज के रूप में भी काम करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग देखते हैं समरी टेबल, ताकि हम लोग रिवीजन आसानी से कर सके। तो जनपद और महाजनपद, लैंड वेयर पीपल सेट फुट इमर्ज टू आयरन। टेक्नोलॉजी, सरप्लस ट्रेड। महाजनपद टोटल 16 थे। अंगुत्तर निकाय में मेंशन किया गया था। टाइप्स देखा जाए तो मोनार्की और रिपब्लिक दो टाइप के हमारे होते थे महाजनपद। जो रिपब्लिक होते हैं उसे गणसंघ कहा जाता था, जैसे कि वज्जी और मल्ला। अब राइज ऑफ मगध देखें तो ज्योग्राफी का एडवांटेज था, आयरन वहां मिलता था, रूलर्स स्ट्रॉन्ग थे, डायनेस्टी जैसे कि हरियंका डायनेस्टी में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी में महापद्मनंदा, ये सब थे। फिर आता है मौर्यन एम्पायर जो कि 324 से 187 बीसी तक चलता है। चंद्रगुप्त जो कि फाउंडर था, इन्होंने सेल्यूकस निकेटस को हराया था। फिर आता है बिंदुसारा, अशोका जो कि ग्रेटेस्ट था रूलर इस पीरियड में। सोर्सेस देखे तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य था, इंडिका मेगास्थनीज था, और अशोकन का एडिक्ट था, मतलब कि अभिलेख, जिसको डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंस ने। फिर अशोका का धम्मा और कलिंगा वॉर आता है जो कि 261 बीसी में हुआ था। डिस्क्राइब किया गया था 13वां रॉक एडिक्ट में। अशोका जो था वो कन्वर्ट हो चुका था बुद्धिज्म में। धम्मा जो और बोला था कि पैटर्नल किंगशिप होना चाहिए, मतलब कि जो राजा होना चाहिए पिता की तरह होना चाहिए और उसकी प्रजा उसके बच्चों की तरह। नॉन वायलेंस था, टॉलरेंस, ह्यूमन ट्रीटमेंट। कॉन्क्वेस्ट का बात किया था, थ्रू आउट राइचियसनेस, मतलब कि धर्म की विजय होना चाहिए, मतलब धार्मिक के वीक में, मतलब मोरालिटी के बेसिस पे किसी भी राज्य को जीता जाना चाहिए, ना कि वायलेंस के बेसिस पे। फिर आया मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हाईली सेंट्रलाइज था, मतलब इसके सेंटर में राजा हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद राजा के बाद मंत्री परिषद होता था, उसके बाद तीर्थ होता था जो कि टोटल 18 होता था, अध्यक्ष टोटल 20 होता था, 4 प्रोविंशियल थे जिसमें कुमार या गवर्नर रूल करते थे। ये कुमार कौन थे, तो राजा का बेटा होता था या फिर कोई हाई ऑफिशियल का बेटा होता था। लोकल प्रादेशिका, रजुका, युक्ता और ग्रामीण का ये सब होते थे। अशोकन इंस्क्रिप्शन में प्रकृत, जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था वो प्रकृत में लिखा गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, और ये क्लासिफाइड थे रॉक इंडिकेट्स में, जो कि पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स, मतलब एक पत्थर पे लिखा जाता था, एक पिलर बना के लिखा जाता था। फिर आता था केव इंस्क्रिप्शन, उसमें भी लिखा जाता था। 13th रॉक एडिक्ट जो था वो कलिंगा वॉर के बारे में बताता है, और 7th पिलर एडिक्ट जो था वो समरी देता है इसके धम्मा के बारे में। चलिए अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला जो है, द टर्म जनपद लिटरली ट्रांसलेट्स टू, तो इसका लिटरल ट्रांसलेट क्या होता है, तो इसका लिटरल ट्रांसलेट होता है लैंड वेयर द पीपल सेट फुट, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज अ गणसंघ या रिपब्लिक, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, वज्जी या फिर मल्ला, तो मल्ला ऑप्शन में है नहीं, वज्जी ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज प्राइमरली फाउंड इन व्हिच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच किंग ऑफ मगध इज नोन फॉर हिज वास्ट आर्मी ऑफ 200,000 इन्फेंट्री, मतलब कि 2 लाख पैदल सैनिक के लिए कौन सा राजा जाना जाता था, इसका आंसर है महापद्मनंद, जिन्होंने एम्पायर का शुरुआत किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महापद्मनंद। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ मगध वाज परमानेंटली शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र बाय हूम, तो मगध का जो कैपिटल था पाटलिपुत्र जो परमानेंटली चेंज किया था वो किया था उदयन ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीर, बुद्ध और महावीर का दोनों का कंटेम्पररी एक ही था, वो था बिंबिसारा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थशास्त्र अ ट्रीटीज ऑन एस्टेटा इज एट्रिब्यूटेड टू, मतलब किसे इसका श्रेय मिलता है कि किसने इसे लिखा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर, कौटिल्य या चाणक्य, यानी कि अर्थशास्त्र लिखा किसने, कौटिल्य ने, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज रोट द बुक, तो मेगास्थनीज ने लिखा था किसने, किसको लिखा था किस बुक को, तो इंडिका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और इसको भेजा किसने था, तो सेल्यूकस निकेटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, मतलब मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। अब क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट टू डिसाइफर द अशोकन एडिक्ट इन 1837, तो इसका करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसिप, यानी कि ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, द मौर्यन एम्पायर वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर, तो 321 बीसी को इसको खोजा गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 321 BCE. Question number 11, the Kalinga war which led to Ashoka's conversion is described in this,
इसका करेक्ट आंसर है मतलब कि कलिंगा वॉर जो हुआ था, अशोका का कन्वर्जन जो हुआ था बुद्धिज्म में, उसके बारे में किसमें लिखा गया है? तो ये 13th मेजर रॉक एडिक्ट जो था उसमें लिखा गया था किसके बारे में? कलिंगा वॉर, और कैसे अशोका जो था वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ उसके बारे में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 13th मेजर रॉक एडिक्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, अशोका धम्मा एम्फेसाइज, मतलब अशोका का धर्म जो था, धम्मा जो था, वो किस चीज पे जोर डालता था? तो वो जोर डालता था नॉन वायलेंस पे और टॉलरेंस पे, मतलब कि सहनशीलता पे, मतलब कि हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और दूसरा अगर लड़ाई करना चाहे तो उसको सह के उसको कंट्रोल करने का कोशिश करना है, लेकिन वायलेंस नहीं करना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्टेप हिज धम्मा वर कॉल्ड, तो उन्हें क्या कहा जाता था? धम्मा महामत्सा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, तो ये किसके प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था? तो मोगलीपुत्र तिस्सा, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, अशोका सेंट हिज सन महिंदा एंड डॉटर संघमित्रा टू स्प्रेड बुद्धिज्म टू, तो वो श्रीलंका भेजे थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आता है द सिक्स हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन द मौर्यन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वर नोन एज, तो उसे तीर्थास कहा जाता था, ये एक मिनिस्टर के रूप में काम करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीर्थास। क्वेश्चन नंबर 17, द हेड ऑफ द मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज द, मतलब कि मंत्री परिषद का हेड कौन होता था? तो इसका हेड होता था मंत्री परिषद अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोविंसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर वर नोन एज, तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑफ स्पेसिफिकली देयर वर 4 प्रोविंसेस, उत्तरपंथ, दक्षिणापथ, प्रच्छपथ और तुम्हारा अपारंटका, तो ये हो जाएगा 4 प्रोविंसेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? डी, प्रदेश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड ऑल एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीर्था, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइमरी लैंड रेवेन्यू अंडर द मौर्यस नोन एज भागा was 1/6 the produce, मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, the chief of the revenue department in the Mauryan administration system was the, ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी सनिधता, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी रजुका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समर्था। समर्था जो होता था वो होता था चीफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, the lion capital from Sarnath, the national emblem of India, belongs to which Mauryan ruler, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोका। अब आता है 23, according to Megasthenes the municipal committee in the capital was divided into how many boards, तो ये टोटल 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आता है 24th क्वेश्चन, the spy network in the Mauryan empire was known as, तो इसको बोला जाता था गुधा पुरुषस, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अब आता है 25, द कमांडर इन चीफ ऑफ द मौर्यन आर्मी वाज नोन एज, तो कमांडर इन चीफ को हम लोग सेनापति कहते थे, और ये सेकंड होता था सिर्फ एम्परर के, मतलब कि राजा। Thank you for watching this video. If you like the video, please like it and subscribe our channel. If you have any doubt or if you need any other videos on any other topic, you can comment in the box. Thank you.